हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। साइंस में हम पढ़ रहे थे चैप्टर 6 केमिकल रिएक्शन एंड कैटालिस्ट। इसमें हम पढ़ रहे थे उत्प्रेरक। इसके अंतर्गत हम उत्प्रेरक किसे कहते हैं पढ़ चुके थे। उत्प्रेरक के प्रकार चल रहे थे। उत्प्रेरक को अवस्था के आधार पर दो भागों में बांटा गया था, समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक। ये भी हम पढ़ चुके थे। फिर हमने पढ़ा था क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। तो क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनात्मक उत्प्रेरक, नंबर 2 ऋणात्मक उत्प्रेरक, नंबर 3 सवतः उत्प्रेरक और नंबर 4 जैव उत्प्रेरक। इसमें से हमने धनात्मक उत्प्रेरक का अध्ययन कर लिया था। ऋणात्मक उत्प्रेरक हमने स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो पूरा नहीं हो पाया था, सेव नहीं हो पाया था। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक से। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं? ऐसे उत्प्रेरक जो कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो देखो यहाँ ऋणात्मक उत्प्रेरक का हम पहला उदाहरण ले रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ग्लिसरॉल मिला देते हैं और ये जल व ऑक्सीजन में अपघटित होता है। यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो जल और ऑक्सीजन में अपघटित होता है। लेकिन जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जो है ग्लिसरॉल मिला दिया जाता है, ग्लिसरॉल मिला दिया जाता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अपघटन की दर कम हो जाती है। अर्थात अभिक्रिया की गति या कह सकते हैं वेग कम हो जाता है। तो यहाँ ग्लिसरॉल जो है एक ऋणात्मक उत्प्रेरक है। उदाहरण नंबर 2 है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और ऑक्सीकृत होकर जो है पासीन और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। अब देखो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म जो है कि ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत हो रहा है, विषैली गैस फोस्फीन बना रहा है। तो इसके ऑक्सीकृत होने की दर को कम करने के लिए जो है इसमें एथेनॉल मिलाया जाता है। एथेनॉल मिलाने पर क्लोरोफॉर्म के वायु के द्वारा ऑक्सीकृत होने की दर कम हो जाती है, जिससे विषैली गैस फोस्फीन भी क्या होगी, कम मात्रा में बनती है। तो एथेनॉल क्या कर रहा है, क्लोरोफॉर्म के जो है आसीन में परिवर्तित होने की दर को कम कर देता है। तो यहाँ एथेनॉल क्या है, एक ऋणात्मक उत्प्रेरक है। तो हमने यहाँ ऋणात्मक उत्प्रेरक के 2 उदाहरण देखे, पहला ग्लिसरॉल का, दूसरा एथेनॉल का। तो पहले में हमने देखा था हाइड्रोजन पेरोक्साइड जल और ऑक्सीजन में अपघटित हो रही थी। ग्लिसरॉल मिलाने पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है, जल और ऑक्सीजन में अपघटन होने की दर कम हो गई थी, तो ग्लिसरॉल ऋणात्मक उत्प्रेरक था। इसी प्रकार से भी मैंने आपको क्लोरोफॉर्म के बारे में बताया। और एथेनॉल क्लोरोफॉर्म में मिला देते हैं तो क्लोरोफॉर्म के पासीन में परिवर्तित होने की दर कम हो जाती है। तो यहाँ एथेनॉल एक ऋणात्मक उत्प्रेरक है। अब देखो नेक्स्ट है आपके सवतः उत्प्रेरक। तो देखो सवतः उत्प्रेरक किसे कहते हैं? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद ही अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, तो वह उत्पाद सवतः उत्प्रेरक कहलाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया हुई और उसमें कोई उत्पाद बना और उस उत्पाद ने अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर दिया, तो वह उत्पाद उस अभिक्रिया के लिए सवतः उत्प्रेरक कहलाता है। तो देखो यहाँ हम लेते हैं एथिल एसीटेट। ये एसीटेट आयन है और ये एथिल आयन है, नाम हो गया एथिल एसीटेट। जो है जल से अभिक्रिया होती है इसकी, तो एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल, आईयूपीएसी में इसका नाम है एथेनॉल। आईयूपीएसी नोमेनकल्चर के अनुसार C2H5OH का नाम क्या है, एथेनॉल। सामान्य नाम है एथिल अल्कोहल बनता है। तो देखो यहाँ पर प्रारंभिक अभिक्रिया जो है ना मंद गति से होती है, धीमी गति से होती है, लेकिन एसिटिक अम्ल की कुछ मात्रा बनने के बाद अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। यानी अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो गया, बढ़ गया।
तो यहाँ किसके कारण बढ़ा? एसिटिक अम्ल के कारण। तो यहाँ इस अभिक्रिया में एसिटिक अम्ल क्या है? एसिटिक अम्ल जो है स्वतः उत्प्रेरक है। नेक्स्ट देखो जैव उत्प्रेरक। अगला क्या है? जैव उत्प्रेरक। जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने में जो पदार्थ काम में लिए जाते हैं उन्हें जैव उत्प्रेरक कहते हैं। इन्हें साधारणतया जो है एंजाइम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंजाइम भी कहा जाता है। जैसे उदाहरण लेते हैं हम माल्टोज। माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जो है ग्लूकोज यानी कि माल्टोज अपने सरल अणु में बदल रही है। किसके कारण बदल रही है? माल्टेज के कारण। तो माल्टेज यहाँ क्या एक जैव उत्प्रेरक है। इसी प्रकार से देखो यहाँ यूरिया जल से अभिक्रिया होती है। यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में ये परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ यूरिएज एंजाइम क्या है? जैव उत्प्रेरक है। क्या एक जैव उत्प्रेरक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो आपके है रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है उत्प्रेरक वर्धक और नंबर दो है उत्प्रेरक विष। तो हम पहले लेते हैं उत्प्रेरक वर्धक। ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। वे स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते हैं, वे उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहां देखते हैं हम पहला था उत्प्रेरक वर्धक। तो मैंने बताया इसमें से पदार्थ उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। ये स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते हैं। जैसे अब हम उदाहरण लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करती है और अमोनिया बनती है। समीकरण संतुलित होना चाहिए N2 2 H 2 6 और 3 दूनी 6 संतुलित हो गया। अब यहां देखो आयरन Fe जो है वो यहाँ क्या है? उत्प्रेरक है। आयरन यहाँ उत्प्रेरक है। अब यदि इसमें मोल्बिडेनम मिला दिया जाए एमओ का नाम क्या है? मोल्बिडेनम। क्या है इसका नाम? मोल्बिडेनम। इसमें मिला दिया जाए तो ये मोल्बिडेनम क्या करता है? इस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। तो यहाँ Fe आयरन तो क्या है? उत्प्रेरक और एमओ इसका नाम है मोल्बिडेनम और ये क्या? उत्प्रेरक वर्धक। तो इस अभिक्रिया में Fe उत्प्रेरक होगा और एमओ उत्प्रेरक वर्धक होगा। क्या होगा? उत्प्रेरक वर्धक। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण। तो देखो वनस्पति तेल एक उदाहरण, ये दूसरा उदाहरण। वनस्पति तेल हाइड्रोजनीकरण होता है यानी कि हाइड्रोजन का इसमें योग होता है और यह अभिक्रिया निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है और क्या बनता है? वनस्पति घी यहाँ बनता है। क्या बनता है? वनस्पति घी। तो देखो यहाँ इसमें कॉपर मिला दिया जाए तो कॉपर क्या करता है? इस निकेल की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। निकेल ये क्या? उत्प्रेरक और कॉपर जो इसकी क्रियाशीलता को बढ़ा रहा है वो यहाँ क्या होगा? उत्प्रेरक वर्धक। तो यहाँ निकेल उत्प्रेरक होगा और Cu कॉपर जो है यहाँ वो उत्प्रेरक वर्धक होगा। क्या होगा? उत्प्रेरक वर्धक। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है उत्प्रेरक विष। अगला टॉपिक है उत्प्रेरक विष। ऐसे पदार्थ
जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। तो देखो उत्प्रेरक विष का उदाहरण लेते हैं। उत्प्रेरक विष, तो देखो यहां नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है, ये अभिक्रिया लिख रहा हूं मैं, अभिक्रिया करता है और अमोनिया की फॉर्मेशन यहां होती है। समीकरण को हमने संतुलित भी कर दिया है यहाँ। अब देखो यहाँ इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या है Fe। अब इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्रवाहित की जाए, मिला दी जाए, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, इस आयरन की क्रियाशीलता को घटा देती है। तो Fe यानी आयरन तो क्या है यहाँ उत्प्रेरक, कार्बन मोनोऑक्साइड CO यहाँ क्या है उत्प्रेरक विष। तो Fe उत्प्रेरक और CO कार्बन मोनोऑक्साइड उत्प्रेरक विष है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इनमें से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है उत्प्रेरक वर्धक व उत्प्रेरक विष में अंतर लिखिए। तो आप अंतर परिभाषा से भी लिख सकते हैं और आप अंतर इन उदाहरण से भी कर सकते हैं। अब देखो कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है, इसमें यहाँ F की जगह X दे देता है और MO की जगह Y दे देता है। इसकी जगह X दे दिया और ये MO यानी मोल्बिडेनम की जगह क्या दे दिया Y, आयरन की जगह X लिख दिया और मोल्बिडेनम की जगह Y लिख दिया और नीचे कहता है Y X की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। X और Y के नाम लिखिए। तो X आयरन क्या है X, तो आयरन हो जाएगा और वो क्या है उत्प्रेरक है, और Y की जगह क्या आ जाएगा मोल्बिडेनम और ये क्या है उत्प्रेरक वर्धक। इसी प्रश्न को ऐसे दे सकता है, यहाँ X कर दिया यहाँ Y कर दिया और कह सकता है इनकी जगह Fe और MO की जगह X और Y लिख दिया और नीचे कहता है Y जो है वो X की क्रियाशीलता को घटा देता है। तो आपका उत्तर क्या होगा फिर X आयरन ही होगा और ये उत्प्रेरक होगा और Y जो है यहाँ फिर मोल्बिडेनम नहीं होगा, फिर क्या होगा कार्बन, बिल्कुल सही कार्बन मोनोऑक्साइड होगा और वो क्या होगा उत्प्रेरक विष। तो इस प्रकार से आपसे इस टॉपिक में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है उत्प्रेरक के गुण। तो देखो पहला गुण, उत्प्रेरक केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं, इनके स्वयं के द्रव्यमान व संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। तो विशेषता नंबर 1, उत्प्रेरक केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं, उनके स्वयं के रासायनिक संगठन एवं मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखो विशेषता नंबर 2, अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा में उपस्थिति पर्याप्त होती है। विशेषता नंबर 3, प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक होता है, अर्थात उत्प्रेरक जो होते हैं वो क्रिया विशिष्ट होते हैं। विशेषता नंबर 4, उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता, ये केवल उनके वेग को परिवर्तित कर सकते हैं, यानी अभिक्रिया को स्टार्ट नहीं कर सकते, ये क्या करेंगे केवल अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं। विशेषता नंबर 5, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक जो होते हैं वो अग्र व प्रदीप दोनों अभिक्रियाओं को समान रूप से प्रभावित करते हैं और इससे जो है साम्य अवस्था जो है वो शीघ्र प्राप्त हो जाती है। उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर इत्यादि क्रियाशील होते हैं, ताप बदलने पर इनकी क्रियाशीलता प्रभावित होती है। ये हो गई इनकी विशेषताएं। तो विशेषताओं में मैंने आपको जो है 6 बिंदु बताए, इन पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो कम से कम 3 विशेषताएं आपको याद होनी चाहिए। 3 मैं वापस से रिपीट कराऊंगा।
नंबर 1, उत्प्रेरक केवल अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं, इनके स्वयं के द्रव्यमान व मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होते। उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकते, ये केवल उसके वेग को ही बदल सकते हैं। विशेषता नंबर 3, उत्प्रेरक जो है उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में अग्र व प्रतीप अभिक्रियाओं को समान रूप से प्रभावित करते हैं, जिससे साम्य अवस्था शीघ्र प्राप्त हो जाती है। इन पे कुछ छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब देखो, इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।